हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ये जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी नहीं शुरू हुई है, कट ऑफ आने के बाद वो शुरू कर देंगे और मुझे नहीं लगता कि उनको वेट करने की ज़रूरत है। अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए हैं, जिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, जिनको अंदर से फीलिंग आ रही है, जिनको लग रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए शुरू कर दें। उन प्रिपरेशंस में बाकी टीचर्स से जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं वो पढ़ें। और मैं यहाँ पर आप सबके लिए मैथ्स का न्यू बैच लेकर आया हूँ, जिसमें सीजीएल मेंस के सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद लास्ट मंथ जो बचेगा उसमें हम लोग मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस के 20-25 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको एग्जाम से पहले तकरीबन 1200-1500 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको एग्जाम में उनसे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और उन क्वेश्चंस को आप लगाने के बाद अपने आप को एक सिलेक्टिव कैंडिडेट की तरीके से व्यवहार करो, अपने आप को देखो। उम्मीद करूंगा कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनमें सभी लोगों का सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि उनके अच्छे स्कोर्स आए। जिन बच्चों के अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं या जिनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का बैठ के अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अगर समय निकल जाएगा तो आप नेक्स्ट एग्जाम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आप एक एग्ज़ाम देखो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा आ रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी आ रहा है आपके एज कैटेगरी में। उन एग्ज़ाम्स के सिलेबस को डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि वो अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे तो उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन्हीं सब के साथ आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम मैथ्स के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। और आज की अपनी पहली क्लास जो है वो नंबर सिस्टम की है। इस क्लास में नंबर सिस्टम्स आप सबको पढ़ाया जाएगा, जिसके मैं क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस अदर एग्जाम से हैं जो रिलेटेड हैं आपके एग्जाम से, या हो सकता है वो एग्जाम में आए। और नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस जो भी अपने सिलेबस में है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उन सभी के बारे में अच्छे मेथड्स पढ़े जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। नंबर सिस्टम मैथ्स मेंस की पहली क्लास जो आप सबके सामने, उसका पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि क्यूबिक रूट n 6 और 7 के बीच स्थित है, जहां n एक पूर्णांक संख्या है, तो n के कितने मान हो सकते हैं, ले सकता है या संभव है। तो जाहिर सी बात है कि n के कितने मान संभव होंगे ये देखना पड़ेगा कि 6 और 7 का क्यूब करके क्या आता है भाई। क्योंकि क्यूबिक रूट ऑफ n की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये बराबर हो जा रहा है, मैं मान लेता हूं 6 के। तो ये कब बराबर होगा, जब n का मान यहां पर 216 हो जाएगा। क्यूबिक रूट n का मान 7 के बराबर कब होगा, जब n का मान यहां पर 343 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n के कितने मान संभव हैं, 6 और 7 के बीच। तो n के मान आप देखोगे कि 216 से बड़े होने चाहिए और 343 से कम होने चाहिए। तो 343 माइनस 216 कितना नंबर आ जाएगा टोटल, यहाँ से आप देखोगे 13 से 6 जाएगा तो 7, और 3 से 1 जाएगा 2, और 3 से 2 जाएगा 1। 127 संख्या तब आएगी जब आप 216 के बाद और 343 तक देख रहे हो, लेकिन हमें 343 नहीं लेना है, क्योंकि 6 और 7 के बीच तो एक और माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल 126 ऐसी संख्या हो जाएंगी। टोटल 126 ऐसे पॉसिबल संख्या होंगी जो n के लिए सेटिस्फाई करेंगी, जो 6 और 7 के बीच में उसका मान देगी। कब, जब हम क्यूबिक रूट ऑफ n देखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमने आपको बताया है, फ्रैक्शन में पढ़ाया गया है कि जब भी छोटे और बड़े की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब भी बढ़ते या घटते, जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग की बात की जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हर फ्रैक्शन में डिफरेंस लेने के बाद एलसीएम ले लोगे, फिर मल्टीपल्स को वहाँ पर कंपेयर करके न्यूमरेटर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटे के लिए सबसे बेहतरीन मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले दो फ्रैक्शंस को देखो, 12 पंचे 60, 11 से 70, तो पहला फ्रैक्शन छोटा हो गया। 13 पचे 65, 11 अठे से 88, तो अभी भी पहला फ्रैक्शन छोटा है। 17 पचे 85 और 11 नंबर 99। तो आप देख रहे हैं कि 5/11 जो है
वो सबसे छोटा फैक्टर है इन सभी नंबर्स, सभी फ्रैक्शन, सॉरी ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है इन सभी गिवन फ्रैक्शंस में से। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब भी आपसे छोटा या बड़ा पूछे फ्रैक्शंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ 0.46 बार प्लस 0.723 का बार है माइनस 0.39 बार इंटू 0.7 बार। देखिए ये क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसके लिए यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जब हम सिंप्लीफिकेशंस के वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप इसके देखने को मिलेंगे आप सबको। तो सिंप्लीफिकेशंस में सर्ड्स एंड इंडिसेस कराए जाएंगे, बाकी सिंप्लीफिकेशंस में जो भी क्वेश्चंस आता है वो कराया जाएगा। ये नंबर सिस्टम की क्लास है जिसमें मैंने एक दो क्वेश्चंस फ्रैक्शन से लिए हैं, जो कि कहा जाता है कि फ्रैक्शन नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.46 बार का मतलब हमने आपको बताया है कि जब एक संख्या पे बार लगी हो तो पहली बात है 46 लिखो। एक मिनट, यहाँ पर आप 46 से आप 4 माइनस करके अपॉन में क्या कर देंगे भाई 9, और एक संख्या के ऊपर बार था तो 0 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस 723 माइनस 7 कर देंगे अपॉन में यहाँ पर 99, क्योंकि दो संख्याओं पर बार है और एक 0 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 7 था। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस हो रहा है माइनस 0.39 बार का मतलब 39 माइनस 3 कर देंगे अपॉन में 90, इनटू में है 7 अपॉन 1 के बार हो तो अपॉन में 9 लिख दो आप। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 46 माइनस 4 क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 42 अपॉन 90 प्लस 716 अपॉन में 990। अब ये सब लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट आप कर सकते थे। 39 से 3 जाएगा 36 बटे में 90 गुणे में 7 बटे 9। तो आप इसको 9 से 4 बार कट कर सकते हो, 7 चौके 28 बटे 90 और 42 बटे 90। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर सेम है, तो दोनों को हम घटा सकते हैं। तो 42 से जब आप 28 घटाओगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 14 बटे 90 प्लस का 716 बटे 990। उसके बाद अब आप देखोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इंटू में 11 टाइम, इंटू में 11 टाइम, 11 चौके 44 और 11 का नाम 11 और 4 15 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 154, 11 चौके 44, 11 का नाम 11 और 4 15 प्लस 716 बटे में 990, जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 4 10 5 1 6 1 7 7 1 8 870 अपॉन में 99 और एक 0। तो 0 से 0 हटाने के बाद आप देख सकते हो 87 बटे 99 का मतलब क्या होता है भाई, 87 बटे 99 का मतलब होता है कि 299 आए हैं, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 0.87 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टेस्ट मेथड आपके पास नहीं होगा। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पर की है इसकी करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट यहाँ से 46 से 4 घटा के 723 से 7 घटा के और 39 से 3 घटाकर चीज़ों को सीधे लिख सकते थे, तो आपके पास सीधे ये आ जाता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 75462A97B6 72 से डिविजिबल है, 10 अंकों की ये संख्या है। तो यहाँ पर अंडर रूट 8A माइनस 4B का मान बताइए। अब सिंपल सी बात है, अगर 9 गुणे 8 मतलब 7 5 4 6 2A 9 7 B 6 डिवाइड करने का मतलब 72 से डिवाइड होने का मतलब होता है 8 गुणे 9। एक बार मिला लेते हैं, 7 5 4 6 2A 9 7 B 6। ठीक, तो यहाँ से आप देखो अगर संख्या 9 से डिविजिबल है तो सभी अंकों का योग 9 के मल्टीपल या 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि जहाँ जहाँ 9 लिखा है, जहाँ जहाँ पर 9 आ रहा है ऐड करके उसको हटा दो। तो ये दोनों हट गया, ये हट गया, 7 दोनों अभी हट गया। अब देखो 7 6 13 और 6 क्या बच जाएगा भाई, यहाँ से 7 6 13 और 6 19 प्लस A प्लस B जो है वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब दूसरी बात, 8 के लिए चेक करने का मतलब हो गया लास्ट का 3 डिजिट। तो 8 की टेबल अगर आप पढ़ते हो 7 B 6 में तो 8 9 72 और हो सकता है B का मान यहाँ पर आ जाए 3, क्योंकि 8 9 72 अगर करेंगे हम तो 72 और 1 73 और 16 बन के हाँ 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या मैं अगर यहाँ पर 70 रखता हूँ तो 8 टाइम 64 और 6 बिल्कुल 0 आएगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। ठीक, 2 होगा नहीं, 3 ले लिया मैंने। 4 पे चेक कर लो तो भाई 26 डिविजिबल नहीं है, फिर 36 डिविजिबल नहीं है, 5 पे 46 डिविजिबल नहीं है। हाँ हो सकता है 56 डिविजिबल हो, लेकिन 56 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से
56 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 8 को अगर भाग देने जाओगे 72 के लिए तो 72 का मतलब 2, और यहाँ पर 56 बनाने के लिए बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, 7 आनी चाहिए। तो बी की वैल्यू 7 या 3 2 हो सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 19 प्लस ए प्लस 9। अब अगर मैं 19 प्लस 3 ले लेता हूँ तो हो जाएगा 22 प्लस ए, और 19 प्लस 7 ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 26 प्लस ए। अब ए का मान अगर 22 में हम जोड़ेंगे तो ए का मान 5 हो सकता है 27 बनाने के लिए। इससे बड़ा आप कोई मान नहीं ले सकते हो जो 9 के टेबल में आ जाए। 36 के लिए आप लेने जाओगे तो ए डबल डिजिट में आ जाएगा। अब देखिए 26 के लिए, 26 के लिए अगर आप देखते हो तो एक अगर लेते हैं यहाँ पर तो एक हमारा क्या हो जाएगा 27 से डिविजिबल हो जाएगा। यह आप ले सकते हो क्या, हाँ बस, और इसके आगे हम ले नहीं सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब अगर हम ए का मान 5 लेते हैं और बी का मान 3 लेते हैं तो बी का मान 3 और ए का मान 5 का मतलब हो गया 8 पंचे 40 माइनस 4 3 12, अंडर रूट 40 माइनस 12 का मतलब होता है अंडर रूट 28। अब यहाँ से रूट 28 आ गया। अब आगे देखते हैं, 8 ए का मतलब हो गया 8 1 8 माइनस 4 सत्ते 28 माइनस 28। हम दूसरे वाले मान को ले रहे हैं, इस वाले को, और इस वाले को मैंने पहले के लिए ले लिया था, इस वाले को अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो अंडर रूट -20 आ जाएगा, जो कि इसको लिया नहीं गया ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कि आप चेक करोगे कि बी के कौन कौन से मान पर यहाँ पर डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है ये जो गिवन नंबर है। उसके बाद हम 9 के लिए भी चेक करेंगे, जिसमें हम ए और दोबारा ए के लिए चेक करेंगे बी के मान पे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर और बहुत बेहतरीन होगी। अब आगे ध्यान दीजिए, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्न से किससे विभाज्य है। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हैं कि 2 की पावर मैक्सिमम हम 51 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 की पावर अगर 51 कॉमन हो रहा है तो पहले वाले से 1 बचेगा प्लस दूसरे वाले से 2 बचेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, फिर 2 की पावर 3 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 और एक 5 टर्म लिखे हुए हैं तो एक और टर्म लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर प्लस 2 की पावर 4 बचेगा, तो मतलब 2 की पावर 51 गुणे में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 8 24 4 28 और 2 30 और 1 31, तो 2 की पावर 51 गुणे 31। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है किस निम्न में से किससे विभाज्य है। तो या तो 2 के, देखो 2 हम छोटा छोटा ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 2 है नहीं ऑप्शन में, 4 है नहीं, 8 है नहीं, 16 है नहीं, 32 है नहीं, ये सब जब ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या है भाई 58। 58 का मतलब 2 गुणे 29, तो यहाँ पर आपको कहीं 29 नजर आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। 124 की बात करते हैं तो 124 का मतलब होता है 4 या 12 और 4 1 4, मतलब 4 गुणे 31। तो यहाँ से 4 गुणे अगर 31 में लिखना चाहूँ 124 की जगह पर, तो 4 से इस पावर में जाके माइनस हो जाएगा और 31 ये पावर इसको हटा देगा न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब ये 124 क्या है, ये गिवन ऊपर न्यूमरेटर की सब जो संख्या है उसको विभाजित कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे 29 चेक कर लेते हैं तो 29 को कोई मल्टीपल यहाँ पर है नहीं, 127 का यहाँ पर कोई मल्टीपल या कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 127 से डिवाइड कर पाए, क्योंकि 127 आप देख सकते हैं 7 दोनों 1 10, तो 3 के टेबल में नहीं आता है, 127 के टेबल में यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं गिवन है या फिर इवन नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 और 9 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 देती है। तो इसमें सिंपल सी बात कर रहा है कि आपसे लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है, एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 9, लेकिन 3 अंकों की बात कर रहा है। एलसीएम पहले याद करते हैं यहाँ पर, तो 3 5 और 9 का जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 45। अब 45 के लिए आप चेक करो कि 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है कि जो इन तीनों से डिविजिबल हो रहा है। पहली बात तो भाई हमें याद है कि 945 से डिविजिबल है प्लस 90 डिविजिबल है। आप इसको जल्दी करके देख सकते हो कि 990 एक ऐसी संख्या है जो 45 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 5 और 9 से डिविजिबल होगी। लेकिन वो संख्या लेकर आनी है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने के बाद 2 2 का रिमाइंडर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संख्या सबसे डिविजिबल हो रही 3 5 9 से तो इससे बड़ी ही होगी। तो कितनी बड़ी होगी, जितना रिमाइंडर आ रहा है। तो प्लस का 2 कर दो तो हमारे पास 992 जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो इन 3 5 और 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल हमेशा हर केस में 2 आ जाएगा।
तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से विभाज्य है तो y का मान बताइए। अब देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वहां पर तीन तीन डिजिट को ऑल्टरनेट प्लेस पर लेकर डिफरेंस लेते हैं, जोड़ के फिर डिफरेंस लेते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन ये नंबर बहुत छोटा है। नंबर छोटा होने का मतलब हो गया अगर नंबर 3 डिजिट में है, जैसे यहाँ पर ले लिया जाता है 343। अब 343 का मतलब ये हो गया कि अगर इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप यूनिट प्लेस के नंबर को 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, बाकी बचे नंबर से इसको घटा दो, 34 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा क्या 28, और 28 7 की टेबल में आता है, मतलब 343 7 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर 4 अंक की संख्या है तो आप इसको इसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन 4 अंक की संख्या को अगर आप 7 से विभाजित करने जाओगे तो 7 छक्को 42, 42 4 46, 4 43 बन जाएगा, 7 छंक 42 और एक रिमाइंडर, मतलब 1 और y को अगर मिला के कोई नंबर बनाया जाए जो कि 7 की टेबल में आता है, तो मुझे बताओ कौन सा नंबर है। तो भाई 14 एक ऐसा नंबर है जिसका 10 दहाई पर 1 होता है और इकाई पर 4 होता है, तो y की वैल्यू जो क्वेश्चन में हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेक करना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि आप 11 से जब विभाज्य करने कोई संख्या जाते हो तो यहाँ पर आप एक तो ये कर लेते हो कि यहाँ पर कॉन्जुगेट संख्याओं का डिफरेंस लेके चले जाते हो, फिर हम एक साथ डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं, फिर जो भी चीज़ अगर आती है वो 0 या 11 के मल्टीपल पर है तो संख्या 11 से विभाज्य है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑल्टरनेट प्लेस के डिजिट्स को देखो और उनको ऐड करो, फिर उसके बाद इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का ऐड करने के बाद जो चीज़ें आई हैं उसका सब डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं क्या करूँगा, जो सेकेंड मेथड मैंने बताया है आपको, यहाँ से 5 4 9 9 7 16 और एक 17 17 आ गया हमारे पास इस वाले डिजिट, मतलब अगर हम बात करें कि ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम। फिर आता है यहाँ पर दूसरा इंक मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये है 6 8 14 और 4 18, तो -18 कर दो या 18 माइनस 17 कर दो, तो आप देख सकते हो कि एक का क्या गैप आ रहा है, तो उसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब आगे चेक करते हैं भाई, 5 1 6 और 6 3 9 और 1 10 10 आ गया हमारे ऑड प्लेस का डिजिट्स का सम, और 2 4 6 और 4 10 और 10 आ गया हमारे पास इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0, तो मतलब ये जो बी ऑप्शन है क्वेश्चन का वो 11 से विभाज्य है। आगे भी चेक कर सकते हो आप, आपके पास ऑप्शन मिल गया है एग्जाम में, अगर आप ऑप्शन पा चुके हो तो आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब आगे चेक करने की बात करेंगे जो हमने पहला मेथड बताया था उससे, 2 से 3 का डिफरेंस 1 का -1 का, फिर यहाँ से आप देख सकते हो -3 और -7 करोगे तो -10, 1 मिनट, हाँ -10 -10 -8 -18 -18 -9 कितना हो जाएगा आपके पास -27, और -27 से जब आप 6 करोगे तो -21 बचेगा, और 21 से आप क्या करोगे 5 माइनस करोगे तो -16 बचेगा, मतलब ना तो 0 बन पा रहा है ना तो 11 बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो हमारा बी ऑप्शन है वही राइट है और वही राइट ही रहेगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 25 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है, 7 मिलता है। तो इसका मतलब है अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या 25 से विभाजित है तो 7 शेषफल कब मिलेगा, इसका मतलब वो संख्या या तो 32 हो या 25 के मल्टीपल में 7 ज़्यादा हो संख्या। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आप इन तीनों संख्याओं का क्या लोगे एलसीएम, और उससे 7 ज़्यादा संख्या को लेकर बता दोगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि वही संख्या ऐसी होगी जो इन तीनों से विभाजित करने पर 7 रिमाइंडर दे पाए। रिमाइंडर कब आता है, एक बार सोचिए कि रिमाइंडर तब आता है जब संख्या किसी संख्या को भाग देने पे काट पाए और उससे वो बड़ी लिखी हो, तभी तो रिमाइंडर आएगा। जैसे 2 का टेबल हम 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 बार पढ़ेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। लेकिन 4 से जैसे बड़ी मैंने 5 संख्या को लिया, 5 को लिया, तो आप 5 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 बड़ी है या 5 ऐसा मल्टीपल है, ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में नहीं आता या 2 का मल्टीपल नहीं है, और 4 से बड़ा है इसलिए वहां पर रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर 25 सॉरी यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 25 40 और 60 का क्या लिखोगे, एलसीएम लिखोगे। मैंने आप सबको एलसीएम लेने का मेथड ये बताया है कि आप यहाँ पे ले लो 25, हमारे पास क्या है एलसीएम, लेकिन 40 के अंदर 5 तो है लेकिन 25 नहीं है, लेकिन 40 का जो 8 है वो भी नहीं आया यहाँ पर, तो इनटू में क्या कर देंगे 8। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो 25 का तो 25 आ गया, 40 का 5 और 8 आ चुका है, लेकिन 60 का 5 तो आ गया है,
4 आ गया है लेकिन 3 नहीं आया यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो कि अब ये प्रॉपर क्या हो गया, एलसीएम हो गया इस गिवन नंबर के। तो अब 25 अट्टे 200 गुणे 3 बराबर 600 हमारे पास एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो 25, 40 और 60 से विभाज्य होगी, लेकिन इससे 7 बड़ी होगी तभी तो वहाँ पे रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब 607 एक ऐसी संख्या होगी 7 ज़्यादा जो कि इस 25, 40, 60 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आएगा, जो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने जो भी क्वेश्चंस कराए थे मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम के चलते चलते में कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये होंगे, उससे बड़ा, उससे भयंकर लेवल का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। आप जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी नंबर सिस्टम में वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। 2019-18 के पेपर की बात मत कीजिए क्योंकि वहाँ पर 100 क्वेश्चन बनाने होते थे और वही क्वेश्चन आपके डिसाइड होते थे। अब पैटर्न बदल चुका है। एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल वैसा रखा गया है कि बच्चे उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझे, सॉल्व कर सकें, और कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसमें आप फंस सको। ऐसा कोई बहुत लेंदी, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि जो आपको यहाँ पर डराने के लिए मैं बहुत बड़ा भर के क्वेश्चन लेकर आऊँ और आपको दिखाऊं कि मैं एक बड़े बड़े क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला, उससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला है, उससे आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो आपके लेवल के हैं। यहाँ पर कोई भी भड़ क्वेश्चन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बब्बड़ क्वेश्चन नहीं लाया जा रहा है जो कि आपको दिखाने के लिए हो, आपके सिलेक्शंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना तो 7 से विभाज्य है। तो पहली बात हमने पढ़ा था कि 200 से 800 तक फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करोगे, 1 से 800 तक फाइंड कर लो। भाई 1 से 800 तक अगर फाइंड करने जाएंगे तो आप देखोगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, 160। और अगर 7 से विभाजित करने जाएंगे तो 11 से 77, 770 और 4 114 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हो कि 160 और 114 ऐसी संख्या होंगी जो 800 तक 5 से और 7 से विभाज्य हैं, जो 800 तक 5 से और 7 से विभाज्य हैं। लेकिन अब आप वो चेक करो जो 1 से लेके 200 नहीं बल्कि 199 तक हो और 5 से और 7 से विभाज्य हो। तो आप देखोगे अगर हम 5 से विभाज्य करने जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा भाई, 39 आ जाएगा, क्योंकि 5 से विभाज्य करने के लिए आप चेक करोगे तो 40 से कम 39 बार जाएगा ये। और 7 से विभाज्य करने जाओगे तो 198 के लिए 7 कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। तो आप 28 और 39 को यहाँ पर ऐड करोगे तो 8 9 17 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 160 और 114 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 और 6 1 7 और 1 1 2 274 ऐसी संख्याएं होंगी 800 तक जो 5 और 7 से विभाज्य हैं। लेकिन 67 संख्याएं, 67 संख्याएं ऐसी होंगी जो 199 तक विभाज्य हैं। तो आपको क्या बताना है, 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो विभाज्य नहीं है। तो पहली बात ये पता कर लो कि 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य हैं। तो यहाँ से 274 से जब आप 67 माइनस करोगे तो 14 से 7 जाएगा, 14 7 जाएगा 7 आ जाएगा और 6 से 7 6 जाएगा 0 आ जाएगा और 207 यहाँ पर आपके पास वो संख्याएं आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 200 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं, 200 से लेकर 800 तक यहाँ पर आपके पास टोटल 601 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं भाई, 601 संख्याएं हैं। तो आपको पता करना है कि इसमें इतनी ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 5 से और 7 से विभाज्य नहीं होंगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 207 से इसको माइनस कर 207 को माइनस कर दिया तो 11 से 7 जाएगा तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 500 जो 2 जाएगा तो 394 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से और 7 से विभाज्य नहीं होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ली थी, तो एक चीज़ हमने ये मिस किया कि यहाँ पर 5 और 7 से विभाज्य होने वाली संख्या और यहाँ पर 5 से 7 से विभाज्य होने वाली संख्या को लिया गया। लेकिन हमने यहाँ पर वो चीज़ मिस किया कि जो दोनों से विभाज्य हो रही हो, क्योंकि 35 की टेबल में आने वाली संख्याएं भी तो होंगी वहाँ पर। तो आप इसके लिए चेक करने जाओगे तो आप देखोगे 35 को अगर आप देखो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा भाई, 35 से 35 दूना 70 और 35 दूना 70 22 ऐसी संख्याएं होंगी 770 तक कि जो 35 से विभाज्य है, जो कि इसको यहाँ पर लिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 35 पंचे 175 होता है, तो 5 संख्याएं ऐसी यहाँ पर जो इसको लिया गया था। तो यहाँ से 22 घटाना पड़ेगा और यहाँ से 5 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 22 और 5 27 को आप यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं, 1 मिनट,
यहाँ पर 22 था और 22 से हम 5 घटा देंगे क्योंकि 1 से 800 तक 22 संख्याएं हैं और 199 तक 5 संख्याएं हैं। तो 22 से और 22 से अगर 5 को हम घटाते हैं तो 17 संख्याएं अभी हमारे यहाँ पर देखा जाए तो इसको इंक्लूड किया गया 207 में। लेकिन जब हम उसको 601 से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर वो घट चुकी थी दो बार। तो इसको एक बार बढ़ाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार 17 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 394 में अगर आप 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 394 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 404 और 7 जोड़ोगे तो 411 ऐसी संख्याएं होंगी जो ना तो 5 से विभाज्य होंगी और ना तो 7 से विभाज्य होंगी। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने पहले 5 और 7 से फाइंड किया कि कौन कौन सी विभाज्य होंगी 800 तक। फिर हमने 5 से और 7 से फाइंड किया कि जो 199 तक विभाज्य होंगी। फिर हमने ये पता कर लिया कि 200 से लेके 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हो रही हैं। उसको मैंने 601 टोटल संख्या से माइनस कर दिया। हमारे पास 394 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हो रही हैं, लेकिन उनमें ऐसी संख्याएं भी हैं, 394 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से और 7 से विभाज्य नहीं हो रही हैं। लेकिन इसमें ऐसी संख्या भी है जो 35 से विभाज्य हो रही थी, उसको 2 बार माइनस किया गया। तो इसका मतलब है कि एक बार यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार हम उसको जोड़ देते हैं तो तभी वो सही जाके आंसर आएगा। तो 35 से हमने चेक किया कि एक बार कितनी संख्याएं 800 तक विभाज्य हैं और कितनी संख्याएं 199 तक विभाज्य हैं, उसको हमने देखा डिफरेंस। तो आगे 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 से लेकर 800 संख्याएं तक हैं, जो 17 संख्याएं जो 35 से विभाज्य हो रही थी। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, 35 वाली जो दो बार ऐड हुई थी, दो बार सब्ट्रैक्ट हुई थी, उसमें हमने क्या कर दिया, एक बार 17 को ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो 411 आ गया इस क्वेश्चन का, कि 411 ऐसी संख्या है 200 से लेकर 800 तक जो 5 से और 7 से विभाज्य नहीं होंगी। 122 की पावर 173 में इकाई अंक बताइए कितना होगा। इसके लिए हमने पढ़ाई की थी कि 122 की पावर 173 को आप चेक करो कि 173 जो पावर है वो 4 के टेबल में कितनी बार आ रहा है और कितना रिमाइंडर बचा रहा है। तो 4 से अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 172 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है। तो 122 की पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 4 चौके 16 और 1 12 4 3 12 प्लस का 1। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो गया कि 122 की पावर 4 गुणे 43 गुणे 122 की पावर 1। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी संख्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या का पावर दिया हुआ है उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही इस पूरे नंबर का क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 4 की पावर 5 देखो तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पर, 4 की पावर 5 में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 की पावर 4 प्लस 1 बराबर हो सकता है 4 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 1। अब आप देखोगे मैंने कहा, इसको देखकर मैंने बता दिया कि 4 इस पूरे संख्या की जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। क्यों, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 चौका 256 का 6 यहाँ आ चुका है इससे यूनिट प्लेस पर, और गुणे में 4 करोगे तो क्या आएगा भाई, 24 का 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको देखकर आप कह सकते हो कि यूनिट प्लेस पर संख्या क्या आएगी। बहुत बेहतरीन मेथड है ये। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 122 की पावर अगर 1 है और 122 की पावर 4 का मल्टीपल है तो इस गिवन आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं है। 122 की पावर अगर 1 यहाँ पर है तो आप देख सकते हो 122 की पावर 1 का मतलब होता है 122 का 2 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आएगा, तो आएगा यूनिट प्लेस पर ये वैल्यू आएगी तो आएगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि पी और क्यू अंकों को दर्शाते हैं तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में q का संभावित अधिकतम मान क्या है। q के कितने मान संभव हो सकते हैं वहां पर, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 5p9 327 और 2q8 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसको ऐड करने पे 9 7 16 और 8 24 का 4 तो आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पर कैरी बच रहा है, 2 यहाँ पर हमारे पास हासिल आ गया, नहीं 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आप देखोगे तो p प्लस 2 प्लस q 1q आ रहा है, यहाँ पर 5 3 8 2 10 और 1 11 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, मतलब 11 आ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर गिवन संख्या में 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 3 8 2 10 में 1 हासिल जोड़ा गया, तो यहाँ का मतलब हो गया कि 1 यहाँ वाला और यहाँ का यूनिट प्लेस पर 1 का मतलब संख्या 11 कब आएगी, जब p प्लस 2 प्लस q में आप 2 ऐड कर रहे होगे। तो
तो आप ये देख सकते हो कि 2 जो ये था वो यहाँ पर लिख दिया और 2 ये वाला यहाँ लिख दिया, तो p प्लस क्यू के संभावित सम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 7 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, p और q के कितने मान सम हो सकते हैं, या तो p 0 हो जाए तो q 7 हो जाए, p 0 तो 7, q 0 q 7, या 1 6, या 2 5, या 3 4, उसके बाद ये 4 3, ये 5 2, और ये 6 और 1, ये 7 और 0। तो आप देख सकते हो p का यहाँ पर कितने मान संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और q के कितने मान संभव है, 8। तो इस क्वेश्चन में चाहे p का पूछे चाहे q का, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि हमारे पास 8 ऐसे संभावित मान हैं जो p के लिए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो q के लिए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में q के लिए पूछा था, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, और n की पावर 2 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहां पर बात ये समझिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि 5 से विभाजित होने वाली कोई छोटी ऐसी संख्या, लेकिन ऐसी कोई संख्या जो 5 से विभाजित होने पर 2 शेषफल देता हो, तो एक बार मैं यहां पर कह देता हूं कि 7 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 7। कोई डार्कर इंक यूज करते हैं, जी हाँ। यहां पर क्या मान लेते हैं, 7 हमारे पास एक कोई ऐसी संख्या है जिसको 5 से विभाजित करोगे आप तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर इसको स्क्वायर किया जाए तो 49 को अगर आप 5 से विभाजित करने जाओगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, यहां पर आप मुझे बताओ। यहां पर कितना आ रहा था, 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4। फिर आप आगे बात करो कि अगर मैंने कहा कि कोई संख्या 12 ले लो तो 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 144 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 32 पंचे होता है, नहीं 28 पंचे होता है 140, और 4 हमारा क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कोई भी संख्या अगर रिमाइंडर 2 दे रही है और उसका स्क्वायर करने पे हम रिमाइंडर देखने जाए 5 से, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप कोई भी एक संख्या ले सकते हो जिसमें पहले रिमाइंडर 2 आ रहा हो और स्क्वायर करने पे आप देखोगे कि उसका रिमाइंडर 4 आएगा। जैसे आप ले सकते हो 17 17 289, और 289 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 285 प्लस का 4 डिवाइड बाई 5 करने पे ये इससे कैंसिल होगा, लेकिन 4 हमारे पास क्या जाएगा, रिमाइंडर, जो कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसमें आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3 6 1 2 8 4 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल x बचता है और 496 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल y बचता है, तो 2x माइनस वाई का मान बताइए। तो अगर 36 1 2 8 4 को आप विभाजित करने जा रहे हो 5 से, उसका मतलब है रिमाइंडर 4 ही बचेगा, क्योंकि 3,61,280 क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो जो जो 4 यहाँ पर आया वो किसका मान है, x का मान है। और 696 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 का नम 6 और 16 छक्के 96। एक मिनट, यहाँ पर कुछ बात गड़बड़ सी है। बात गड़बड़ सी ये है कि क्वेश्चन के इंग्लिश वाले में आप देखोगे तो ये सब क्या है, पावर है। तो यहाँ पर 3 की पावर 6 1 2 8 4 और यहाँ पर 4 की पावर 96 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर संख्या को आप देखो तो पहले हमें पावर को 4 के मल्टीपल पे लाना होगा। 4 के मल्टीपल का मतलब हो गया कि आप चेक करो कि ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो आखिरी के 2 अंक देखो। 4 से 21 बार जाएगा, बिल्कुल डिविजिबल है। 4 से 96, हाँ डिविजिबल है। तो अगर 3 की पावर में 4 लिख लेता हूँ तो इन सभी संख्याओं को लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर आप इस 4 की पावर 96 को आप देखोगे तो 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो 81, और यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास क्या जाएगा, 256। 4 चौके 16, चौके 64 चौका 256। जब आप 81 को 5 से विभाजित करने जाते हो तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और जब आप 256 को 6 से विभाजित करने जाते हो तो 6 चौके 24 और 1 25 16, 4 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है 2x माइनस वाई का मान बताओ। तो 2 गुणे 1 माइनस 4 कर दो यहाँ से, क्योंकि y का मान 4 है, x का मान 1 है, तो 2 का नाम 2 माइनस 4 वाला हो जाएगा -2। इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए 4 की पावर 96, और हिंदी में यहाँ पर लिख लीजिए 3 की पावर 61,284। ठीक है, इससे आप क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि -2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आप देखोगे 127 की पावर को आप देखो 97 लिखा है, प्लस 97 की पावर
97 लिखा है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 32 से। तो मतलब की बात ये है कि आप देखोगे कि 127 को मैं क्या लिख सकता हूँ 32 के मल्टीपल में, आप ये लिख सकते हो 128 माइनस 1 की पावर 97 प्लस इसको आप लिख सकते हो 96 प्लस 1 की पावर 97 बटे में कर सकते हो 32। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसको आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1 क्योंकि पावर ऑड है, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर आएगा +1 डिवाइडेड बाई 32। तो आप देख सकते हो जब रिमाइंडर -1 +1 करके आ रहा है तो इसका मतलब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब 32 से आप इस संख्या को विभाजित करने जाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब संख्या पूर्णतया विभाज्य है 32 से, तो शेषफल यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 0, जो कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके मासापा का 45 गुना है। तो मतलब अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक की बात करता हूँ, HCF की बात करता हूँ, तो उसका 45 गुना है किसके HCF के। फिर कहता है यदि संख्याओं में से एक संख्या ए मैं मान लेता हूँ 125 है, तो और मासापा और लासापा का योग HCF प्लस LCM यहाँ पर दे रखा है बराबर 1150, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें से एक पॉपुलर फॉर्मूला ये है कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM ऑफ बोथ द नंबर्स, HCF इंटू LCM। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं HCF और प्लस LCM को देखूँ तो 1150 है, लेकिन एक रिलेशन यहाँ पर दे रखा है कि LCM बराबर मैं लिख सकता हूँ 45 HCF। तो आप LCM को हटाओ, यहाँ से क्या लिख सकते हो 45 प्लस 1 46, टोटल यहाँ पर ये और ये ऐड हो गया जाएगा 46 HCF बराबर 1150। तो यहाँ से अगर आप HCF चेक करोगे तो ये आ जाएगा 25। इसको डिवाइड करके देखेंगे, 25 छक्के 150 और 25 छक्के 100, 100 और उसमें 15 जोड़ेंगे 115 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो HCF आ गया 25। तो यहाँ से अगर हमें A इंटू बी में आप देखोगे 125 गुणे में B बराबर HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आ गया 25 और LCM कितना है भाई, LCM है 45 गुणे 25 क्योंकि 45 गुणे HCF था। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 25 से 5 बार और 5 से 25 को 5 बार, तो B जो आपका आ जाएगा 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। तो दूसरी संख्या आ जाएगी इस क्वेश्चन का B ऑप्शन हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा 225। आगे बढ़ते हैं, यदि 5231 को सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या से जोड़ा जाता है तो यह संख्या 12, 15, 27, 32 और 40 से विभाज्य है। तो इसका मतलब है कि संख्या का पहले तो आप LCM निकालो, इसका 12, 15, 27, 32 और 40 का क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। मैंने मान लिया LCM यहाँ पर क्या है 12, 15 और 40 को देखते हुए मान लिया कि LCM क्या है 120। तो आप देख सकते हो 120 में जो यहाँ पर 8 आ रहा है, इस 32 का आ चुका है, तो मतलब 4 और जाएगा यहाँ पर। 120 में आप 27 का 3 ले सकोगे, इसका मतलब 9 और जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 9 चौके 36, 12 120 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 36 को, तो यहाँ से आप कह सकते हो 0, तो 12 छक 72 और 12 3 36, 36 और 7 43 मतलब जो LCM आ जाएगा इस संख्या का वो आ जाएगा 4320। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 चौक 36 में आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 छक 72 और 12 3 36 और 43, ठीक है। मतलब 4320 ऐसी संख्या है जो इन सभी से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि 4 अंकों की संख्या बताओ सबसे बड़ी जिसमें 5231 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या जो आएगी वो 12, 15, 27 और 32, 40 से विभाज्य होगी। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं एक संख्या यहाँ पर लेता हूँ, इसका मल्टीपल करता हूँ, 2 गुना कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 8640, 8640। उसके बाद 3 गुना करता हूँ तो क्या आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12960। तो अगर आप देखोगे कि 4 अंक की संख्या अगर मैं जोड़ूंगा इसमें भी 5231 में, तो ये आ सकता है, और 5231 में कोई 4 अंक की संख्या जोड़ूंगा तो ये भी आ सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर आप आगे और जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस 10,000 के बाद 6,000 का आने लगेगा। तो इसका मतलब वो संख्या 5 अंकों में आने लगेगी। अगर आप डिफरेंस भी 5231 का लोगे तो इसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये संख्या हमें फॉर्म करना है तो 5231 में कितना जोड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है कि 12,960 से आप 5231 को माइनस कर दो। तो 12,960 से अगर मैं 5231 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, जिसको 5231 पे जोड़ देंगे तो 12,960 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ए अगर मान लिया जाए तो ए का मान आप देख सकते हो कितना जाएगा, 10 से 1 जाएगा 9 और 5 से 3 जाएगा 2 और 9 से 2 जाएगा 7 और 12 से 5 जाएगा 7।
तो 7729 इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये 7729 ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 5231 जोड़ दिया जाए तो 12960 फॉर्म होगा, जो कि 12, 15, 27, 32, 40 से पूर्णतः विभाज्य है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या 9, 12, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो इसका मतलब है कि वह संख्या जो हम इस 9, 12, 24, 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो सब इन तीनों चारों से विभाज्य होगी। लेकिन वह संख्या बताना है जो 8 जोड़ने में विभाज्य हो जाए। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या विभाज्य हो रही है वो किसी ऐसी संख्या में 8 जोड़ने पर ही तो आया होगा। तो 8 जोड़ने पर आया होगा तो इसका मतलब वो संख्या का एलसीएम जो आएगा संख्याओं का, उससे मैं 8 अगर माइनस कर दूं तो वही संख्या आएगी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहली बात एलसीएम ऑफ 9, 12, 24 और 30 की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा भाई, देखेंगे यहाँ से। तो 360 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 9, 12 और 30 को देखकर, 12, 3, 60, हाँ। तो 24 का यहाँ पर आप देख सकते हो 24 का 12 आ चुका है। 12 दूना 24, 24 अगर हाँ 360 से ये सभी के सभी डिविजिबल हैं, सभी के सभी डिविजर्स हैं यहाँ पर। तो 360 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 360। लेकिन ये 360 आया कब होगा, किसी संख्या में 8 ऐड करके, तो वो संख्या क्या रहेगी 352। तो 352 एक ऐसी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर 360 जो आ रहा है वो सबसे छोटी संख्या जो सभी से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ऐसी संख्या फाइंड करो कि इन दोनों सभी का डिफरेंस अगर आप देखोगे 6 और 4 का 2 का डिफरेंस, 7 और 5 का 2 का डिफरेंस, 8 और 6 और 7, 9 और 7 और 10 और 8 का सभी का डिफरेंस कितना का भाई का 2 का है। तो अगर मैं 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम फाइंड करता हूं और एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेकर आता हूं 6 अंक की कि जो इन सभी से विभाजित हो, लेकिन अगर उससे मैं 2 कम कर दूं तो वो ऐसी संख्या फॉर्म हो जाएगी जो इन सभी से भाग देने पर 4, 5, 6 और 7 और 8 क्रमशः इतने रिमाइंडर देंगे। तो पहली बात 6, 7, 8, 9 और 10 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो 6 और 9 को अगर आप देखोगे तो 18 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, और 18 के साथ साथ आप देख सकते हो 72 आ जाएगा, 72 और 10 मैं 360 ले सकता हूँ, 6, 8, 9 और 10 के लिए एलसीएम। तो 360 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7, 2, 0, 0, 7, 42, 7, 21 और 4, 25। मतलब 2520 एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाजित है। लेकिन 6 अंकों की संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 20 से विभाजित करो, फिर जो रिमाइंडर आए उसको इससे हम माइनस कर देंगे। तो 2520 से अगर आप भाग देने जाओगे तो 3 बार जाना पड़ेगा। तो 20 3 60 और 25 3 75 आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 9, 9 से 6 3 और 9 से 5 जाएगा 4 और 2, 24 और 39 जो कि इससे छोटा है। एक बार 9 और लेकर आऊँगा मैं यहाँ पर, 9 बार ले जाऊँगा। तो 9 से 0, 9 पे 2 दुनिया 18, 9 बचे 45 और 4 49 और 9 दुनिया 18 और 4 22, 9 दुनिया 18, 9 बचे 45, 1 मिनट, 9 दुनिया 18 और 9 बचे 45 और 1 46 आएगा यहाँ पर, और 9 दुनिया 18 और 4 22, ठीक है 9, और यहाँ से आ जाएगा 1, 13 से 6 जाएगा आपके पास 7, और 3 से 2 जाएगा 1, 17 से 19, फिर एक बार 9 आ जाएगा ये वाला। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ से फिर 25 से 6 बार ले जाना पड़ेगा। तो 6 0 0, 6 दूनी 12 और 25 के 150 और 151। तो आप देख सकते हो 9, 9 से 2 जाएगा 7 और 1 से 1 0 और 2, 2079 आप देख सकते हो रिमाइंडर आ रहा है। तो मतलब 9 9 9 9 और 9 9 से अगर मैं 2079 माइनस कर देता हूँ तो आपके पास संख्या आ जाएगी 0 2 9 7 9 9। ये एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से विभाजित है, 6 7 8 9 10 से। लेकिन ऐसी संख्या में लाना है जो जिसको विभाजित करने पर 4 5 6 7 और 8 क्रमशः इसके क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। तो इससे आप -2 रिमाइंडर देख सकते हो, माइनस कर देंगे यहाँ से तो आ जाएगा 8 1 9 7 9 9, 9,97,918 आपके पास। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका। सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित किया जाए और शेषफल क्रमशः 6 और 5 आता है, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर आप देखना पड़ेगा आपको। तो आप देखो कि रिमाइंडर यहाँ से 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1651, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2032। तो मतलब 1651 और 2032 उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी, तभी तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 और 6 का आ रहा था, 6 और 5 का आ रहा था। तो एचसीएफ फाइंड करने का मैंने सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया डिफरेंस मेथड। आप डिफरेंस निकालो यहाँ से तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से 1 जाएगा 2, सॉरी 2 से 1 जाएगा 1, उसके बाद 13 से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर जाएगा 9 से 6 जाएगा 3, 381 आ गया। 381 का मतलब होता है 3 गुणे 12 3 36 और 3 7 21, 127 और 3। तो एचसीएफ लेना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसको 27 का क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 127 से अगर आप विभाजित करोगे तो ये विभाज्य है, लेकिन 3 से ये तो है लेकिन ये संख्या नहीं विभाज्य है, तो इसका मतलब 127 ही ऐसा संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका, जो 127 से आप विभाजित करोगे 1651 को और 2032 को तो पूर्णतः विभाज्य होंगे। लेकिन जब आप 1657 और 2037 को विभाजित करने जाओगे तो वहां पर रिमाइंडर 6 और 5 क्रमशः आ जाएंगे वहां पर। 127 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 55, 127 और 175 को विभाजित करते हैं करें और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल में देखे जाएं। तो आप देखोगे कि यहां पर आप देख सकते हैं 55, 127 और 175 का क्या पूछ रहा है भाई, वो एचसीएफ की बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है वो। यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है 72 का, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 48 का। अब आप देखिए तो 48 और 72, इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 24 का आ रहा है, या आप देख सकते थे कि हाईएस्ट एक ऐसा नंबर है 24 जो इस 24 48 को विभाजित कर सकता है और 72 को भी विभाजित कर सकता है। तो आप देखोगे कि 24 एक ऐसी संख्या है जो 55, 127 और 175 को अगर विभाजित करने जाएगी तो हर केस में रिमाइंडर सेम आएगा। विभाजित करके देख सकते हो 24 दूना 48, तो 7 रिमाइंडर आ गया पहले से। फिर दूसरे वाले में जाओगे 24 पंचे 120, 7 रिमाइंडर आ गया दूसरे केस में। 24 सत्ते 168 और 7 रिमाइंडर आ गया तीसरे वाले केस से। तो 24 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के एचसीएफ फाइंड करना था, आपको आंसर पता चल जाएगा यहाँ से। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट 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 गुणे 200 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बतानी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जितना 10 या जितना 5 गुणे 2 उतना ही यहाँ पर शून्य होगा। अब 5 गुणे 2 और 10 किस पे डिपेंड करता है भाई, 5 और 2 में सबसे कम संख्या जिसकी होगी वही उसको डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कितना, सभी इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा है 200 तक, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 2 बहुत बार आ रहा है, 200 बार आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं 10 कितनी बार आएगा इस टेबल में, जिससे पता कर सकते हैं कि 5 कितनी बार आएगा। तो पहली बात 200 तक 10 जो है वो कितनी बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा भाई, 20 बार आएगा। लेकिन 50 में एक 5 आ रहा है और 150 में एक 5 आ रहा है, ठीक, क्योंकि 50 में 15 गुणे 10 का 15 का 5 बचा, और 100 में एक एक्स्ट्रा 10 का 0 आ रहा है और 200 में एक एक्स्ट्रा 10 का 0 आ रहा है। तो 10 को अगर आप 20 बार देख रहे हो तो मतलब है 20 0 आ जाएगा यहाँ से, और 5 का एक्स्ट्रा आप देखोगे तो एक इवन नंबर को पकड़ के मल्टीप्लाई करेगा तो एक 0 दे देगा यहाँ से, और ये 5 भी एक 0 दे देगा। तो 20, 21, 22, 23 और 24 टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यूनिट प्लेस पर हो जाएगा आपके पास 24। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 10 में 5 और 2 आ रहा है या 10 में 5 आ रहा है, तो 10 में 5 और 2 आ गया तो हम बाकी 5 से मतलब नहीं रखेंगे। तो 10 करते हुए 200 तक आप देखोगे तो 20 बार 10 की टेबल बढ़ी जाएगी, तो 20 0 बनेंगे वहाँ से। फिर 100 और 200 में एक्स्ट्रा 10 और एक्स्ट्रा 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो 22 हो गया। लेकिन अब 50 में एक 5 भी है, क्योंकि इवन नंबर का एक ही 50 और 150 संख्या है, 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 5 आ रहा है, बाकी कहीं पे आपको 5 नहीं मिलेगा। तो उस 50 का और 150 का मैंने 5 पिक किया और कहीं पे भी एक इवन नंबर से 2 उठा के मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 5 दूनी 10
5 से, और एक जीरो 15 दूनी 30 से, 30 से एक जीरो आ जाएगा तो 2 जीरो हमने एक बार फिर से ऐड कर दिया, तो 22 और 2 24 जीरो हो गए वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 222 की पावर 333 और 555 की पावर 666 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 या मिनिमम नंबर ऑफ 5 आपको लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ अगर 2 में लेने जाऊं तो पहली बात तो 2 गुणे 111 कर सकता हूं इसको, की पावर 333, और गुणे में 5 की गुणे 111 गुणे 5 गुणे 111 की पावर 666। तो यहाँ से देख सकते हो 2 की पावर 333 और गुणे 5 की पावर 666 में से अगर आप 10 बनाने जाओगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी भाई, 2 की पावर 333 गुणे 5 की पावर 333 की। बाकी मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने ही संख्याएं आप देखोगे तो 10 की पावर 333 दे देगा, तो कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 333 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे यूनिट प्लेस पर। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 27 फैक्टोरियल 397 फैक्टोरियल और 435 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके, एक बार बता दे रहा हूं मैं। शुरुआती में आपको लगता होगा कि हलवा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। 27 फैक्टोरियल में आप देखोगे तो नंबर ऑफ 5 मिनिमम होगा, क्योंकि इवन नंबर ज्यादा होंगे 27 फैक्टोरियल में। तो आप देख सकते हो 27 फैक्टोरियल में कितनी बार आप देख सकते हो, 5 बार तो आ जाएगा, 5 10 15 20 25, तो 5 बार 5 आया, लेकिन एक बार और 5 आएगा 25 का, तो टोटल कितनी बार हो गया 6 27 फैक्टोरियल में। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, गौर से। फिर आप बात करते हैं 397 को। 397 फैक्टोरियल में एक बार 5 के लिए जब आप डिवीजन करने जाओगे तो 5 चेक करो कितनी आएगा 397 के लिए भाई, 60 से एक कम कितना 59 बार। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 60 से आप करोगे तो 1 मिनट, 80 से एक कम आ जाएगा 79 बार, 80 से एक कम आ जाएगा 79 बार, क्योंकि 400 से एक कम आ रहा है यहाँ पर, तो एक कम आ जाएगा 79 बार प्लस। अब 25 वाला भी एक एक्स्ट्रा 5 देके जाएगा, तो 25 16 बार ले जाएंगे तो 400 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये 15 बार जाएगा, फिर प्लस 125 भी आएगा इसके बाद इसकी टेबल में, तो 125 250 और 375 कितनी बार आ रहा है भाई, 3 बार आ रहा है। फिर आगे बात करते हैं 435 फैक्टोरियल की। 435 फैक्टोरियल में आप देखोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 40 और 5 7 35 87 बार आ गया। फिर 25 से डिवाइड करने जाओगे तो 16 और 1 17 बार आ जाएगा, क्योंकि 416 बार जाएगा 25 से, और 35 के लिए डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा। फिर 125 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 125 125 125, 3 ही बार जाने वाला है। ठीक, यहां पर भी 3 ही बार गया था, क्योंकि 450 125 125 250 500 आएगा तभी जाएगा, तो 17 3 20 और इसमें ऐड करोगे तो कितना जाएगा 107। फिर इसमें ऐड करोगे 15 3 18 और 18 और 79 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 97 प्लस का 6। तो आप देख सकते हो 6 7 13 7 20, 6 7 13 7 20 का 0 और 2 10 और 9 19 और 2 21, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 210। इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात को ध्यान से ये समझना है कि आप 27 को अगर आप 27 फैक्टोरियल देखने जा रहे हो तो इसका मतलब पहले 5 से चेक करोगे, फिर 27 फैक्टोरियल को आप 25 से चेक करोगे, फिर 27 फैक्टोरियल में आप देख सकते हो 125 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 इसका 5 आया है और एक इसका 1 आया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन 397 के लिए अगर देखो फैक्टोरियल के लिए तो 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 79 बार जाएगा। फिर 397 फैक्टोरियल का अगर बात करूँ 25 के लिए तो आप देखोगे कि 15 बार जाएगा। फिर 397 को अगर आप देखोगे फैक्टोरियल को 125 के लिए तो आप देखोगे 3 बार जाने वाला है डिवीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताया हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म था, ये बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएंगे 210। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल के रूप में 14 प्राप्त होता है, मतलब संख्या 96x प्लस 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बताइए। यदि संख्या के 3 गुणे को 16 से विभाजित किया जाए, संख्या का 3 गुना मैंने कर दिया भाई, संख्या का 3 गुना कर दिया, तो 96 गुणे में 3 गुणे में x प्लस 14 42 को अगर मैं 16 से विभाजित करता हूँ
तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित है, क्यों नहीं है भाई? 16 से 96 विभाजित है, तो 96 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से डिविजिबल हो जाएगा वो। लेकिन अगर 42 की बात करूंगा तो 16 से अगर भाग देने जाओगे 42 को, तो 16 दूना 32 और 10 हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास शेषफल पूछा था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिरी दम तक, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। 5 की पावर 12 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 7 गुणे 2 की पावर 3 में गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए आप। तो पहली बात यहां पर आप क्या करिए, इन सभी को प्राइम बेस बना दीजिए, लोएस्ट बेस बना दीजिए। तो 2 का अगर मैं करूंगा तो उसको 2 की पावर 5, और पावर की पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लिखा हुआ है, तो 2 की पावर हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 10। अब ये 2 की पावर 10, यहाँ 2 की पावर 3, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो पहली बात आ गया 2 की पावर 13 गुणे 5 की पावर आ गया 12 गुणे 7 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ, अगर फैक्टर्स की बात करता है तो जो भी प्राइम नंबर्स की पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 14 गुणे 12 प्लस 1 हो जाएगा 13 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो 13 दूना 26 गुणे 14, 14 से 84, और 14 दूना 28 और 6, सॉरी 14 छक 84 का 4, और आ गया हमारे पास 8, 14 दूना 32 और 8, 14 छक 84 का 4 और 8 आ गया हमारे पास 14 दूना 28 और 8 36 आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 364। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा फैक्टराइज अगर लिखा हुआ ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर a एंड b क्या होना चाहिए? हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 17 की पावर 10 गुणे 18 की पावर 20 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 10 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए भाई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की संख्या बताइए। तो पहली बात तो प्राइम बेस बनाओ यहाँ पर, तो 17 की पावर 10 गुणे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 की पावर 2 की पावर टोटल 20 गुणे 2 गुणे 5 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 10। यहाँ से कह सकता हूँ 17 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 20 गुणे 3 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 10। इसको आप सही तरीके से लिख सकते हो 2 की पावर 25 गुणे 2 हो गया ना, 3 की पावर 40 गुणे 5 की पावर 15 गुणे 17 की पावर 10। अब आप देख सकते हो कि सभी प्राइम बेस आ गए हैं। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बात करें, अभाज्य फैक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर बेस अभाज्य बना लो, बेस प्राइम बना लो और सभी की पावर को कर दो ऐड। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर 25 40 कितना हो जाएगा? 65 और 15 आ जाएगा 80 प्लस 10 हमारे पास 90। टोटल इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कि टोटल प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ पर है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 90 हैं। और वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था, प्राइम नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा है, इसलिए यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 3240 के गुणनखंडों का योग बताइए। अब बात करते हैं उनके गुणनखंडों का योग का। तो 3240 को अगर आप देखोगे तो 8 से विभाज्य अगर हो जाइए, तो 8 चौके 32 और 0 बार 8 पंचे 40 गुणे में 8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 से 81 बार और गुणे में 8। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 3 3 9 27 3 81 3, हाँ ठीक है, गुणे 5 की पावर 1। तो हमारे पास देख सकते हो कि 3240 को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया? पावर के फॉर्म में, बेस और पावर के फॉर्म में। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है सम ऑफ द फैक्टर्स। जब भी सम ऑफ द फैक्टर्स की अगर बात करें तो आप इसको सम ऑफ द फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई? यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 एक ब्रैकेट में, इनटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ लास्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1।
ठीक, ये हो गया सम ऑफ द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स होंगे 3240 के, उनको जोड़ लोगे तो जो यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं वो एकदम इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। यहाँ से देख सकता हूँ तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। और यहाँ से आप देख सकते हो 1 प्लस 5। अब आप ध्यान दो, 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणे 81 और 27 आपके पास आ जाएगा 109, सॉरी 108 और 9 117 और 3 120 और 1 121। 3 1 4 और 9 4 9 17 और 17 7 3 10, हाँ 121 इंटू में आपके पास आ जाएगा 6। तो यहाँ से आप देख सकते हो 15 छक्के क्या आ जाएगा 90 और 90 गुणे 121, तो इसको आ जाएगा 0 और 9 1 9 12 9 है 108। तो 10,890 10,890 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10,890 टोटल सभी फैक्टर्स का सम आ जाएगा हमारे पास 10,890, जिसका निकालने का तरीका आपके सामने मैंने दिखाया है। 2 की पावर 0 करके 2 की पावर 3 तक ऐड कर लो, 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 4 तक ऐड कर लो, 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 1 तक ऐड कर लो और उन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो उस गिवन नंबर का सम ऑफ द फैक्टर्स हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर इन द नंबर ऑफ 1240। तो यहां पर आप देखेंगे 1240 को अगर मैं लिखने जाऊं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं पहली बात तो 8 करना 8 4 12 155 आ जाएगा गुणे में 8। तो आप देख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे ये क्या लिखा है 5 की पावर 1 गुणे 31 की पावर 1, 31 पंचे क्या होता है 155। तो मैंने क्या बोला था, ऑड नंबर अगर फाइंड करना है आपको, अभी तक हम प्राइम फाइंड किए, टोटल फाइंड किए, सम ऑफ द फैक्टर्स फाइंड किए, लेकिन अब फाइंड करना है ऑड फैक्टर्स। अब ऑड फैक्टर्स में आप देखो 2 तो ऑड है नहीं, तो है कौन भाई ऑड, 5 और 31। तो इसकी पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 गुणे इसकी पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1, तो टोटल क्या जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं जो है इसको ऐसे भी सिंपली करना हो तो आप देखोगे एक इसका एक फैक्टर हो जाएगा, एक हमारे पास ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास पहला फैक्टर 1240 का जो प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा वो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा 155। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो ऑड फैक्टर्स आ जाए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप गिन के बता सकते हो और आपसे हमने जो फाइंड किया फॉर्मूले से वो भी बता सकते हो, मेथड से ट्रिक से जो फाइंड किया वो भी बता सकते हो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1080 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो 1080 का अगर मैं पूर्ण गुणनखंड की वर्ग की बात करूंगा तो आप कह सकते हो 1080 किससे विभाज्य भाई 108 गुणे 10 से। तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि एक पहला नंबर एक इसका फैक्टर ही तो है, एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 4। क्या 4 से ये 108 विभाज्य है? बिल्कुल है। तो 4 इसका दूसरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 6 पे, फिर 6 नहीं, 6 से मतलब नहीं है। फिर अगला हमारा पूर्ण वर्ग क्या संख्या 9 है। क्या 9 से 108 विभाज्य? बिल्कुल है भाई। फिर हम आगे बात करेंगे 9 के बाद कोई ऐसी संख्या बताओ 16 इसको विभाजन नहीं कर पाएगी, क्योंकि 8 से होता नहीं, 2 इसका ले नहीं पाएगा, तो 16 नहीं कर पाएगा, 25 नहीं कर पाएगा। 36 की बात करते हैं, 36 नहीं है 108, 36 कर देगा। उसके बाद आप देखोगे 36 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 108 को विभाज्य कर सके। 36 के बाद पूर्ण वर्ग की अगर बात करें हम, तो उसके पास हमारे पास टोटल 4 ऐसी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग के रूप में जो इसके गुणनखंड के रूप में आएंगी। 1080 का जो पूर्ण वर्ग की अगर बात करें जो गुणनखंड हो वो 1 4 9 और 36 है, जो कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है 4 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर द मल्टीपल ऑफ 120। तो पहली बात ध्यान दीजिए कि 2 की पावर यहाँ पर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 की पावर टोटल 5। फिर यहाँ से 5 यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 13 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 9। तो अगर 2 की पावर 13 है तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं बात करूँगा फैक्टर्स की तो पहली बात 14 आ जाएगा यहाँ से 2 के लिए, और 3 के लिए कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 7 आ जाएगा, और 5 के लिए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप बात को ध्यान से ये समझिए कि अगर मैं 120 का गुणज देख रहा हूँ, 120 का मैं मल्टीपल देख रहा हूँ, तो 120 किससे बना है 2 की पावर 3 गुणे 15 120, तो 3 गुणे 5, तो 2 की पावर 3 गुणे 5, तो मतलब
2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 अगर ले लिया जाए यहाँ से, तो कितना बचेगा 11। फिर कितना बचेगा, यहाँ से 1 ले लिया जाएगा तो 6, और कितना बचेगा, यहाँ से 1 ले लिया जाए तो कितना बचेगा 9। मतलब टोटल 11 गुड़े 6 गुड़े 9, जैसे हम हर जगह करते थे भाई, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर भी मैंने पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 ऐड कर दिया, और हमने देख लिया कि 2 की पावर 3 में 3 वैल्यू मिनिमम हटा देंगे, 2 की पावर 3 तक हट जाएगा, उसके बाद ही जो बचेगा वही होगा भाई। तो 11 छक 66 गुड़े 9 कितना हो जाएगा, 66 इंटू 9 हमारे पास 9 छक 54, 9 छक 54 और 5 59, 594 हमारे पास क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है या डिविजर है। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, पहली बात इसको लिख सकते हो 7 की पावर 2 की पावर 15 माइनस 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 30 माइनस 1। अगर आप बात को ध्यान से समझिए, 7 की पावर अगर इवन -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से इसका एक फैक्टर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं एक फैक्टर क्या आ जाएगा 7 + 1, क्या आ जाएगा 7 + 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता। या आप यहीं से कह सकते हो कि इसका एक फैक्टर अगर ये ऑड लिखा हुआ है तो 49 माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, एक फैक्टर 49 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, और एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा 7 + 1। तो 48 का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या आ रहा है 7, 8 छक 48, यहाँ पर क्या आ रहा है 8। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हो कि 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अगर मैं एक फैक्टर की बात करूंगा, क्योंकि 2 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ माइनस, या 3 की पावर 2 लिखता हूँ -1 लिखता हूँ, तो आप ये कह सकते हो 3 - 1 गुणे 3 + 1 बराबर 4। तो मतलब ये फैक्टर क्या है भाई, इवन की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहीं पे भी जब इवन फैक्टर देख रहे हो तो एक बार उसका जो फैक्टर आएगा, पावर जो भी बेस होगा +1 आएगा जरूर। तो ये हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 23 + 7 की पावर 22 + 7 की पावर 21 + 7 की पावर 20 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़े रहना आप सबको, मेहनत करके पढ़ाई करनी है, आप सबके लिए जी जान लगा देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारी उम्मीद रहेगी। आप लोग बस तैयारी करते रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। हम लोग अपनी पूरी कोशिश के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन ट्रिक को आपको आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक गारंटी हमारी है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खून पसीना करके क्वेश्चन बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो भाइयों, इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते रहिएगा। तो 7 की पावर अगर मैं 20 को कॉमन कर लेता हूं तो आप ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 + 7 की पावर 2 + 7 की पावर 1 + 7 की पावर 0। 7 की पावर 20 गुणे 7 7 49 7 343 + 49 + 7 + 1। यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर 20, 49 और 7 कितना होता है भाई 56 + 1 57, 343 में 57 जोड़ोगे तो आ जाएगा 400। अब 400 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 16। 16 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 20। ये हो सकता है कि नहीं। क्वेश्चन ने पूछा है गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंडों की संख्या पूछा था, हमने क्या किया था भाई, पावर को 1 ऐड करा तो हो जाएगा 4 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 20 + 1। यहाँ से कह सकते हो 5 गुणे 2 1 3 गुणे 21। तो 15 गुणे 21 अगर करोगे तो 15 का नंबर 15, 15 दूना 30 और 1 31, 315 इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 315 हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं और क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 8 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। तो जाहिर सी बात कर रहा है कि वो जब बज रही हैं 12, 15, 20, 30, तो उसका एलसीएम की बात कर रहा है। तो एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 12, 15, 20 एंड 30 का जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो आप एलसीएम देख सकते हो यहाँ से 12, 15, 20, 30 का 120। ठीक, 120 हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। मतलब वो हर 120 सेकेंड पर एक साथ बजेंगी, लेकिन टोटल 8 घंटे हैं। तो 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और कितने मिनट में कितने सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड 60।
तो अगर आप बताओगे कि नंबर ऑफ रिंग और सेम टाइम, तो मतलब 8 गुणे 60 को अगर आप 120 से विभाजित करते हो तो आपके पास, हमारे पास क्या जाएगा राइट आंसर। दो दो बार कटा, दो से कितनी बार जाएगा भाई ये, 30 बार जाएगा। तो 8 3 24। मैंने यहाँ पर एलसीएम गलत दिया एक्चुअली। एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम का जाएगा 60। तो आप एलसीएम अगर 60 देखोगे, एलसीएम क्या जाएगा 60, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो 68 जगह जाएगा 480। इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। मतलब वो घड़ी, वो घंटियां 8 घंटे में लगातार अगर बजती रही 12 15 और 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर, तो पहली बार 60 सेकंड पे मिलेंगी, फिर 60 सेकंड पे मिलते मिलते वो 480 बार ऐसा होगा कि वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 480। इसका एलसीएम यहाँ पर 60 आएगा, ना कि 120। अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि 5 अंकों की संख्या 67 एक्स वाई को 3 7 और 11 से विभाजित किया जाए तो 3x माइनस 5y का मान बताइए। तो मैं अगर बात करता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है 6 7 6 9 9 को अगर मैं 3 7 11 से अगर विभाजित करता हूँ, तो 3 7 और 11 का जो रूल पढ़ाया है मैंने, क्या बोला है, 231 से क्या होगा भाई, ये विभाजित होगा। 231 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो 231 से अगर मैं विभाजित करके देखता हूँ, 231 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 462। तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर 9 उतारा मैंने, 9 बार ले जा सकता हूँ यहाँ पर। तो 9 का नाम 9, 9 3 27, 9 दिन 18 2 20, 0 14 से 7 जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 0 0 9 आ जाएगा यहाँ से। 23 या 69, 3 बार ले गया मैं यहाँ पर, तो 3 69 आ गया। तो 6 और 10 से यहाँ पर जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 16। मतलब जो संख्या 231 से विभाज्य होनी थी वो क्या होनी चाहिए थी, 676। 99 से अगर मैं 16 को माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये संख्या क्या होगी भाई, ये संख्या 231 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो मतलब ये जो संख्या है वो x और y के प्लेस पे आई है, तो x का मान यहाँ से 8 और y का मान यहाँ से 3 है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे 3 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 3, तो 24 माइनस 15 मतलब 9। इस क्वेश्चन का हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 16 जो था वो रिमाइंडर था, रिमाइंडर को अगर माइनस कर दूंगा तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या होगी वो 2 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 और 4 आर देयर इन 1 to 100 इन टोटल नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 या 2, 3 या 4 दोनों के कुल कितने गुणज होंगे। तो 3 या 4 की बात करें तो 100/3 का मतलब हो गया 33, और 100/4 की बात करें तो टोटल कितना हो गया 25। लेकिन आप मुझे बताओ 3 की टेबल में ऐसी संख्या आएगी जो 4 से विभाज्य होगी, और 4 की टेबल में वही संख्या आएगी जो 3 से विभाज्य होंगी। तो दोनों जगह दोनों संख्याओं को लिया गया है। तो मतलब 100 को अगर मैं 3 और 4 के एलसीएम से विभाजित कर भाग देता हूँ, तो 8 संख्या ऐसी होगी जो दोनों की टेबल में आ रही होगी, तो 2 बार यहाँ पर ऐड किया गया है। तो 33 + 25 - 8 अगर कर दिया जाए तो 33 25 कितना हो जाएगा, 58 - 8 कितना हो जाएगा, 50 ऐसी संख्या होगी जो या तो 3 से विभाज्य होगी या तो 4 से विभाज्य होगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा राइट आंसर। दो संख्याओं का योग 25 है, a + b हमारे पास क्या है 25, उनका मासापा और लासापा HCF दिया है 3 और एलसीएम दिया हुआ है 105। तो क्वेश्चन में पूछा है 1/a + 1/b, उनके व्युत्क्रमों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो HCF × LCM बराबर a × b होता है। तो a × b बराबर 105 गुणे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर LCM लेता हूँ तो a × b आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा a + b। तो इसका मान हम आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर 25 ऊपर आ गया, बटे में 105 गुणे में 3 आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बराबर HCF × LCM के। तो 5 से इसको काटेंगे 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे 21 बार। तो a + b/a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5/21 63। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि x और y का उच्चतम महत्तम समापवर्तक HCF जो है वो 15 है, तो 36x² - 81y² और 81x² - 9y² का मासापा बताइए।
तो यहाँ पर देखिए 36x² माइनस 81y² एंड 81x² माइनस 9y² का मासापा पूछा है जब x और y का HCF हमारे पास क्या 15 है। तो पहली बात आप देखो कि यहाँ से क्या कॉमन है भाई, 9 कॉमन हो सकता है आराम से। तो 9 कॉमन कर लिया मैंने, तो 4x² माइनस 9y² यहाँ से, और यहाँ से आप अगर 9 कॉमन कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x² माइनस y²। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर x और y का HCF हमारे पास 15 है तो 15 भी कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो 9 गुणे 15 यहाँ पर इसका और 9 गुणे 15 यहाँ पर इसका, बाकी यहाँ पर कुछ भी बचे उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग देखोगे तो HCF क्या आ जाएगा 9 गुणे 15 मतलब 15 9 135। इस गिवन संख्या का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, जो कि हमारे पास राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1500 है और उसका मासापा 10 है तो ऐसी संभावित संख्याओं का युग्मों की संख्या बताओ। युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो 1500 में अगर आप देखोगे HCF हमारे पास अगर 10 है तो LCM कितना हो जाएगा भाई, LCM हो जाएगा 150। तो मतलब LCM 150 है तो इसके पेयर्स देखो, ऐसे पेयर्स देखो कि आप उनमें से कोई एक्स्ट्रा HCF ना बना पाओ, क्योंकि HCF ऑलरेडी कितना दे रखा है 10 दे रखा है यहाँ पर। तो पहली बात अगर मैं कोई संख्या लेता हूं तो 1 और 150 हो जाएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और दूसरी संख्या लेऊंगा तो ये 2 और 75 हो जाएगी, इसमें दोनों में भी कोई HCF नहीं है। तीसरी संख्या अगर लेता हूं तो 3 और 50 हो जाएगी, इसमें भी कोई HCF नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 4 और 150 से होगा नहीं। फिर 5 105 और 30, 5 और 30 में क्या है भाई HCF 5 है तो छोड़ देंगे उसको। फिर 6 देखेंगे, 6 और 25, 6 और 25 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो HCF बना पाए। इसके बाद हम देखेंगे 6 के बाद कोई ऐसी संख्या है जो 150 को विभाजित करे टेबल में, नहीं। टेबल में जो भी संख्याएं जो मैंने लिखी यहाँ पर इसी से विभाज्य होगी, और ना कि 30 से कर पाएंगे तो बाकी संख्याएं भी HCF दे के चली जाएंगी। तो टोटल अगर आप जोड़ों की बात करोगे तो हमारे पास 1 2 3 और 4 ऐसे जोड़े हैं, 4 ऐसे संभावित जोड़े हैं कि जहां पर कोई भी एक्स्ट्रा HCF नहीं बचेगा 10 के अलावा, और उनका LCM हमारे पास क्या जाएगा 150। और दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो 1500 ही आने वाला है। संख्या बना लेंगे यहाँ से, तो पहली संख्या बन जाएगी 10 और 1500, पहले युग्म का बनेगा तो 10 और 1500। दूसरा बनेगा 20 और 75 750, तीसरा बनेगा 30 और 500, और चौथा बनेगा 60 और 250। ये हमारे जोड़े हैं, युग्म हैं, संयुग्म संभावित युग्म है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 6 अंकों की एक संख्या 11p 9q 4 जो 24 से विभाज्य है। 11p 9q 4 जो 24 से विभाज्य है, मतलब 3 गुणे 8 से विभाज्य है। तो आखिरी की संख्या को हमें देखना पड़ेगा 8 के लिए, और फिर 3 से चेक करने पड़ेगा हमारी सम ऑफ द डिजिट्स। तो 8 से अगर चेक करने जा रहे हैं तो 8 का नाम 8 और 1 9, तो 1q4 भाई देखोगे 8 की टेबल में कब आता है, 144 आता है कि नहीं आता है। उसके पहले आप कोई संख्या बताओ जो 8 की टेबल में आता हो, नहीं आता है। तो Q का मान यहाँ से हम कह सकते हैं 4 हो जाएगा। अगर Q का मान 4 हो गया, यहाँ पर Q का मान अगर 4 हो गया तो पहली बात 3 की डिविजिबिलिटी में अगर आप चेक करोगे 11p 944, तो 3 से अगर भाग देने जाओगे, अच्छा सबसे बड़ा पॉसिबल बात कर रहा है, ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, पॉसिबिलिटी यहाँ पर हुई एक बात और हो सकती है, 8 का नाम 8 और 1 9 है, 8 दूनी 16, 16 16 और उसके बाद 2 24। तो मतलब Q का मान अगर 8 भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 184 भी हो सकता है, ठीक। Q का मान 8 भी हो सकता है भाई यहाँ पर। तो Q का मान अगर आप देखोगे 4 और 8 2 हो सकते हैं, तो P का क्या मान होगा। तो P का मान अगर आप देखोगे तो 1 1 2 और 9 हटा देंगे, 2 4 6 भी हटा देंगे। तो मतलब P प्लस Q ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा बनना चाहिए, संभावित जोड़ा बनना चाहिए जो 3 की टेबल में आता हो। तो आप अगर 4 ले रहे हो, 4 यहां पर लेने जा रहे हो, तो P का संभावित मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, या 4 ले रहे हो तो 2 हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ा आप नहीं ले सकते हो, 4 7 4, हाँ मैं इससे बड़ा ले सकता हूँ 4 और 8, तो 4 और 8 ले सकता हूँ, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा।
अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 8 ले लेता हूँ क्यू के प्लेस पे, क्यू के प्लेस पे अगर 8 आ गया भाई, तो 8 के अलावा मैं पी को मैं क्या मान सकता हूँ, 8 1 9, या 8 4 12, या 8 7 15, या 8, बस 8 7 15 और 8 8 16, 8 9 8 9 17 8, हम बिल्कुल इसके अलावा नहीं होगा। मतलब P प्लस क्यू अगर आप देखोगे तो 15 3 की टेबल में आता है, P प्लस क्यू यहाँ से देखोगे तो 3 की टेबल में आता है, P प्लस क्यू यहाँ देखोगे तो 3 की टेबल में आता है। ये सभी भी अगर आप देखोगे तो भी क्यू की टेबल P 3 की टेबल में आते हैं। तो संभावित जोड़े में अगर आप देखोगे तो P इंटू क्यू का मान पूछा है, तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 20 32 और 8, यहाँ से आप देखोगे 32 20 और 8 आ गया, यहाँ से आप देखोगे तो 8 32 और 56 आ गया। तो सबसे बड़ा संभावित मान क्या है, 56 है इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर, जो कि ये जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम के ये थे 40 क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको ट्रिक बताया है। आप इन 40 के 40 क्वेश्चन को देखोगे, लगाओगे और समझोगे तो आपके एग्जाम में इसकी मदद जरूर मिलेगी। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए। जो भी लोग जिनका सिलेक्शन लगता है कि प्री में नहीं होगा, वो अपने अगले प्रिपरेशन की तैयारी करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें और अपने अगले एग्जाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपका समय कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इस बार आपका पेपर गलत हुआ तो हमेशा गलत होगा या आगे नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए वीडियो आती रहेगी। प्री की जितनी भी कंटेंट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई हैं, वो आप जाके पढ़िए और अभी आने वाले समय में आगे भी प्री की वीडियोस आएंगी, उसको भी पढ़ते रहिएगा। और मेंस वाले बच्चे, आप इन सभी वीडियोस को मेंस जो भी लगता है, जो भी अपने ग्रुप में जिसको भी लगता है कि क्वालिफाई कर रहे हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। नंबर सिस्टम की बेहतरीन क्लास उन तक पहुंचाइए और उनको एक कंटेंट, बेहतर कंटेंट से अब रूबरू कराइए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ताकि वो भी एग्जाम में बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।